हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। थोड़ा सा ठंडा है अभी। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ बर्फ़ के ऊपर खड़ा हूँ। एक पार्क है बेसिकली, राइट। एक साइड स्नो है और एक साइड अटलांटिक ओशन है। तो ओशन से थोड़ा सा हवा आ रहा है, ठंडा हवा आ रहा है और लिप जो है थोड़ा सा फ्रीज कर रहा है। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि सनी रेज है और ये आउटडोर में आके अगर आप थोड़ा सा ऐसा वीडियो शूट करते हो तो दैट इज़ गुड। मुझे घर में बैठ के वीडियो शूट करना उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कुछ भी वीडियो करूँ मैं थोड़ा सा बाहर आके ही करूँ। तो एनीवे थोड़ा सा मेरा जो वॉइस है थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस ठंड थोड़ा सा मेरा वर्ड भी जो है थोड़ा सा आई डोंट नो आप लोगों को कैसे सुनाई दे रहा है। एनीवे सो मैं शुरू करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है मैं आज बोलना चाहूँगा रिगार्डिंग कनाडा पीआर। अगर आप पीआर अगर आपको पीआर चाहिए कनाडा का और अगर आप सोच रहे हो कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि इंटरनेट में काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। काफ़ी सारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक में काफ़ी सारा ग्रुप्स है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो मैंने जब फेस किया था कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर बहुत ज़्यादा अगर अवेलेबल है तब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कैसे स्टार्ट करना है, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बहुत कुछ है दोस्तों, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे भी थोड़ा सा एक वीडियो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हाल मेरे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और आप किसी इमिग्रेशन एजेंट के पास नहीं जाना चाहते हो, कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि बेसिकली वो भी इंटरनेट से ही बंदा पढ़ के या जान के आपको जानकारी देगा। तो मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बोलूँगा एंड शायद इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप ओवर द इंटरनेट जाते हो तो वो आपके लिए बहुत ईजी होगा उसको फॉलो करना, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो कनाडा का पीआर मिलने के लिए सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा, राइट। अगर आप नौकरी कर रहे हो एंड अगर आपका ऑलरेडी एक वर्क एक्सपीरियंस है इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, किसी भी कंट्री में, राइट। आपका जो होम कंट्री है या किसी भी जगह पे अगर मोर देन 1 ईयर अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। मैं फॉरेन स्किल्ड वर्कर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कनाडा का जो पीआर है वो क्लासिफाइड है इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। एक को बोला जाता है FSW फेडरल स्किल्ड वर्कर, एक को बोला जाता है FST फेडरल स्किल्ड ट्रेड, जो लोग ट्रेड में है या बिजनेस में है, लेकिन ट्रेडिंग ऑप्शंस में जो लोग हैं, तो उसके ऊपर आज मैं बात नहीं करूँगा। और एक जो ऑप्शन है दैट इज CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, ठीक है। तो मैं आज बात करूँगा 2 चीज़ के ऊपर। एक है FSW फेडरल या फॉरेन स्किल्ड वर्कर, नॉट फेडरल, सॉरी, इट इज़ फॉरेन स्किल्ड वर्कर एंड second is CEC, that is Canadian Experience Class. So who is eligible under foreign skilled worker? Foreign skilled worker के अंदर आप एलिजिबल हो सकते हो अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका होम कंट्री में या किसी भी जगह पे, राइट, आउटसाइड ऑफ कनाडा। आपने ज़िंदगी में कभी कनाडा ट्रैवल नहीं किया और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तब यू आर एलिजिबल फॉर FSW। एलिजिबल मीन्स मैं फर्स्ट क्राइटेरिया बोल रहा हूँ, उसके बाद और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, ठीक है। और CEC होता है कि कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अगर आप कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हो वर्क परमिट में या स्टूडेंट वीज़ा में आने के बाद आप वर्क परमिट आपने अप्लाई किया, आपको वर्क परमिट मिल गया एंड देन कनाडा में आपने 1 साल काम किया, ठीक है। अगर कनाडा में अगर आप 1 साल काम करते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एज CEC, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ FSW के ऊपर। CEC के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो FSW के लिए क्या करना होता है, अगर आपको एलिजिबल होना है इन फॉरेन स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में, तो आपको ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। साथ में आपका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, राइट। अगर ग्रेजुएशन है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर आप मास्टर डिग्री हो दैट इज़ और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वो आपका चाहिए। और आपको चाहिए IELTS, आपका इंग्लिश कोर्स चाहिए। आपको इंग्लिश बोलना आता है नहीं आता है, ठीक है। देन आता है फंड रिक्वायरमेंट, आपके पास इनफ फंड है या नहीं है कनाडा में आके सेटल करने के लिए, आपके पास इनफ फंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले जो होता है फॉरेन स्किल्ड वर्कर में आपको क्या करना है,
आपको सबसे पहले canada.ca के वेबसाइट में जाना है और एज पर योर फैमिली स्ट्रेंथ, आई मीन आपका जितना भी फैमिली मेम्बर है, फैमिली मेम्बर मीन्स अगर आप मैरिड हो, आप, आपके वाइफ और आपके बच्चे, दैट इज़ योर फैमिली, ठीक है। और अगर आप मैरिड नहीं हो, देन अगर आप सिंगल हो, देन यू आर ओनली वन, ठीक है। आपको और कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले करना है canada.ca में जाके आपको देखना है या गूगल करना है कि व्हाट इज़ द फंड रिक्वायरमेंट फॉर कैनाडा पीआर, फंड रिक्वायरमेंट फॉर कैनाडा पीआर आपके पास आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक आदमी हो, शायद वो 7 लाख इंडिया के मनी में मैं बोल रहा हूँ, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, $14,000 शायद होगा, 12 या $14,000 कुछ ऐसा है जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप 2 हो तो 16, 17 ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मेरे लिए क्या था, मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे था, तो मेरे लिए ऑलमोस्ट $24,000 कैनेडियन डॉलर होना ज़रूरी था। $24,000 कैनेडियन डॉलर मीन्स मोर देन 14 लाख रुपीज़, ओके, ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज़ मेरे पास मेरा खुद का फंड होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट दोस्तों। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप इंग्लिश बोल पाते हो, आपका एजुकेशन सही है, सब सही है, लेकिन आपके पास अगर पैसा नहीं है, देन आप एलिजिबल, मतलब आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ज़रूरी कदम है, ठीक है, कनाडा का पीआर स्टार्ट करने से पहले आपको किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जानना है कि आपका जो भी फैमिली मेम्बर्स है, एज पर दैट नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स आपका फंड रिक्वायरमेंट कनाडा के लिए कितना है, दैट इज़ नंबर 1। तो मैं अपना एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने देखा कि मेरा 4 लोगों के लिए मुझे 14 लाख के ऊपर मुझे इंडियन मनी में मुझे अपने बैंक में रखना है। तो मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था, मेरा खुद के अकाउंट में पैसा नहीं था, ठीक है। मैं जो भी कमाया था, मैं या तो रियल एस्टेट में मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, या तो शेयर मार्केटिंग में मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, ऐसे और भी जगह पे मैंने इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और कुछ पैसा ऑब्वियसली मेरे मम्मी के अकाउंट में, मेरे पापा के अकाउंट में, तो मेरे खुद के अकाउंट में ज़्यादा पैसा मैं नहीं रखता, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ता था। लेकिन जब मैंने कनाडा का पीआर स्टार्ट किया, तब देन आई रियलाइज्ड कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपने पापा से ही पैसा लूँगा, मम्मी से ही पैसा लूँगा, वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं किसी एक्सप्लेनेशन स्टेज में जाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा जो खुद का पैसा है मैं अपने अकाउंट में रखूँ। तो मैंने क्या किया था, कनाडा पीआर के लिए मैंने सबसे पहले अपना खुद का बैंक अकाउंट ओपन किया, ठीक है। सबसे पहले मैंने खुद का बैंक अकाउंट ओपन किया, नया बैंक अकाउंट ओपन किया, और जहाँ पे भी मेरा पैसा था, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे 5 लाख, जो भी पैसा था मैंने एक्यूमुलेट करके अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो मैंने जब देखा कि मेरा 14 लाख के ऊपर हो गया, तो थोड़ा सा बफर भी रखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैनेडियन एज पर IRCC, इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा, एज पर IRCC आपके पास 24,000 कैनेडियन डॉलर होना चाहिए। तो आज के दिन में 1 कैनेडियन डॉलर इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 60 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में मैं बोल रहा हूँ। मैं जब कनाडा में था 2016-17 में, तब 48, तो जब मैं कनाडा में था तो फर्स्ट टाइम 2016-17 में, तब 48 रुपीज़ के आसपास था। उसके बाद बहुत धीरे धीरे बढ़ के अभी आज के दिन में वो 60 रुपीज़ के आसपास हो गई। ओके, एक छोटा सा पपी आया मेरे पास, हाँ ओके। सो इसके लिए बफर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन में शायद 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल टू 60 इंडियन रुपीज़ है, लेकिन आप जब कनाडा का पीआर अप्लाई करोगे और आपके पास जब इन्विटेशन जाएगा IRCC से, आप अप्लाई करो, उस टाइम पे शायद आपका 65 हो जा सकता है, 70 रुपीज़ हो जा सकते हैं, हु नोज़, राइट। तो आपका अगर पॉसिबिलिटी है, अगर आपके पास अगर कैपेसिटी है, तो मैं आपको बोलूँगा 1 से 2 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा अपने अकाउंट में रख दो, ठीक है। दैट इज़ अ बफर अमाउंट, वो आपका कवर हो जाएगा, तो आपको फिर से कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग मैंने किया था। अच्छा, और एक बात बोलूँगा मैं फंड रिक्वायरमेंट में, मैंने क्या किया था, मेरा था कि मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना ज़्यादा दिखाऊँगा, ठीक है। मेरा केस स्ट्रॉन्ग करना चाहता था मैं, क्योंकि मुझे नोवा स्कोशिया से प्रोविंशियल इन्विटेशन मिला था, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बाद में दूंगा। तो आज मैं पहला स्टेप ही आप लोगों से बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, दैट इज़ फंड रिक्वायरमेंट, ओके। तो फंड रिक्वायरमेंट के लिए IRCC ने बोला कि मुझे $24,000 रखना ज़रूरी है, जो मैंने अपने अकाउंट में रख दिया। मैंने एक नया बैंक अकाउंट ओपन किया, क्योंकि मैंने जब बैंक अकाउंट ओपन किया था उस टाइम पे दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कनाडा पीआर।
उस टाइम पे मेरा ECA नहीं हुआ था, मेरा एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट नहीं हुआ था, मैंने IELTS नहीं दिया था, तो मुझे पता था कि वो करने में भी 2-3-4 महीना लग जाएगा, राइट। तो बाय दैट टाइम जब तक मैं PR के लिए मेरे पास इन्विटेशन आएगा तब तक 6 महीना हो जाएगा, ठीक है। क्यों 6 महीना? क्योंकि आपका जो फंड रिक्वायरमेंट है दैट इज़ गुड। अगर आपके अकाउंट में कॉन्स्टेंटली वो जो पैसा है वो एटलीस्ट 6 महीने के ऊपर है, 6 महीने के अगर ऊपर है देन दैट इज़ वेल एंड गुड। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका पैसा बस 1-2 महीने के लिए है बैंक अकाउंट में और आपके पास इन्विटेशन आ गया और अगर आप वो प्रूफ दिखाते हो फिर फेडरल गवर्नमेंट को या IRCC को, मैं थोड़ा चलते चलते बात करता हूँ, तो अगर आप वो प्रूफ दिखाते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें आपको ये लोग पूछ सकते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया। देन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो 14 या 15 लाख जो भी रुपया है, जो भी पैसा है, वो आपके खुद के पैसा है। आपने किसी से बोरो नहीं किया, आपने किसी से लोन नहीं किया, क्योंकि लोन से अगर पैसा लेते हो दैट मनी विल नॉट काउंट, ठीक है। दैट इज़ नॉट, वो आपका खुद के पैसा नहीं है। तो IRCC बोलता है कि अगर आपको PR चाहिए, फंड रिक्वायरमेंट के लिए जो पैसा है 14 लाख 15 लाख जो भी 7 लाख 8 लाख जो भी है वो आपका खुद का होना चाहिए, उसके ऊपर बस आपका खुद का अधिकार होना चाहिए। उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आपने किसी से उधार ले लिया, आपको PR मिल गया, उसके बाद आपने उस बंदे को पैसा वापस कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको कैसे आप कैसे इसको प्रूफ करोगे कि दैट मनी इज टोटली योर्स मनी, राइट, किसी और का मनी नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका बैंक अकाउंट में वो पैसा जितना लंबे टाइम तक रहेगा वो आपके लिए अच्छा है। तो मैंने क्या किया था, मैंने वो 15-16 लाख जो भी मैंने एक्यूमुलेट किया था वो मैंने अपने अकाउंट में डाल दिया। सेकंड है, अगर आपका LIC चलता है, ठीक है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में मुझे पता नहीं है कि आपके वहाँ पे भी हो सकता है या बांग्लादेश में भी हो सकता है ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ पे गारंटीड रिटर्न है। तो LIC की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि LIC का जो टर्म पॉलिसी है, अगर आप टर्म पॉलिसी करते हो, लेट्स से अगर आपने 2 लाख का टर्म पॉलिसी किया और अगर आपका पॉलिसी लेट्स से मोर देन 3 इयर्स और 5 साल के ऊपर आप ऑलरेडी चला रहे हो, तो आपका जो फंड वैल्यू होता है, ठीक है, वो फंड वैल्यू लेट्स से, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज़। तो अगर आप LIC को अगर आप रिक्वेस्ट करते हो कि व्हाट इज़ योर सरेंडर वैल्यू, उसको बोलता है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू मीन्स आप LIC कर रहे हो और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको वो पॉलिसी सरेंडर कर देना है देन उस टाइम पे आपको कितना पैसा मिलेगा, दैट इज सरेंडर वैल्यू। सो 2 लाख की पॉलिसी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फिर से, 2 लाख की पॉलिसी आपने 5 साल में लेट्स से आपने 50 या 70,000 रुपीज़ आपने जमा किया, तो उसमें से पेनल्टी काट के LIC आपको 60,000 रुपीज़ वापस करेगा अगर उस दिन आप अगर सरेंडर करते हो तो, दैट इज़ कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। तो LIC अगर आपके पास है तो आप LIC से सरेंडर वैल्यू ले लो, ठीक है। आपका जो भी LIC का एजेंट है उसको आप बोलो कि आपका जो भी सरेंडर वैल्यू बनता है वो एक ऑफिशियल लेटर हेड में दे, और वो लोग देगा, मुझे मिला दोस्तों, ठीक है, वो देने के लिए मजबूर है। आप ऑफिशियली मांग सकते हो, आपको सरेंडर करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सरेंडर वैल्यू आप निकाल लो ताकि आप वो जो फंड है आप उस फंड को यूज़ कर पाओ। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरा जो सरेंडर वैल्यू था, मेरा बहुत सारी LIC की पॉलिसी मतलब उस टाइम पे था, अभी भी है इनफैक्ट, तो मेरा LIC का सरेंडर वैल्यू ऑलमोस्ट 5-6 लाख के ऊपर था, ठीक है। मतलब उस डेट पे अगर मैंने सरेंडर करता तो मुझे 5-6 लाख रुपया मिल जाता, तो वो भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। ये कब आपको दिखाना है, जब आपके पास इन्विटेशन आ जाएगा तब आपको दिखाना है, पहले नहीं दिखाने का है, ठीक है। आज जब अपना PR प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे आपको नहीं चाहिए, आपको ये तब दिखाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास जब इन्विटेशन आएगा, जब आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करोगे तो आपको वो फंड पहले नहीं दिखाने का है, आपको दिखाना है। आपको कब दिखाना पड़ेगा, जब आपके पास इन्विटेशन आएगा, ठीक है। तो वो भी मैं डिटेल में बोलूँगा। तो अभी क्या है कि अभी आपको पहले आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा रखना है, ठीक है। और आपका जो भी LIC का पॉलिसी है या टर्म पॉलिसी है या कुछ भी आपका प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड भी चलता है दोस्तों, ठीक है। मेरा इंडिया में प्रोविडेंट फंड में जो पैसा था मैंने वो भी दिखाया एज ए प्रूफ ऑफ फंड, तो मेरा वो चल गया। तो मैं बोलूँगा, डिटेल में बोलूँगा उसके ऊपर। तो एनीवे, तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आपको PR स्टार्ट करने से पहले, राइट, और जब स्टार्ट करने की मतलब आप सोच रहे हो कि आपको कनाडा का PR चाहिए, सबसे पहले आपको फंड एक्यूमुलेट करना है,
आप अपना एक खुद का बैंक अकाउंट ओपन करो, नया बैंक अकाउंट। आई प्रेफर सैलरी अकाउंट नहीं, जो सैलरी चलता है उसको रहने दो, वो जैसे चलता है वैसे रहने दो, उसमें आपको पैसा रखने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी अकाउंट में हम लोग कोई पैसा नहीं रखते, राइट। वो जो पैसा आता है वो हम लोग खर्चा कर देते हैं। लेकिन आप अपना खुद का एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करो, और उस सेविंग्स अकाउंट में आपका जो भी रिक्वायरमेंट है 14 लाख, 15 लाख, 7 लाख, अगर आप सिंगल हो देन शायद 7 लाख या 8 लाख ऐसा कुछ है, वो देख लो आप, वो पैसा आप रख दो। दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप, ठीक है। वो सब शुरू करते हैं। उसके बाद आपका पैसा जब आपने रख दिया, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ ECA, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ठीक है। वो कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो मैं दूंगा, आप लोग देखना, और IELTS के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो दूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा प्रूफ ऑफ फंड को मैं कंप्लीट करता हूँ आज। तो लेट्स से आपने पैसा रख लिया, आपका ECA हो गया, IELTS हो गया, आपने प्रोफाइल क्रिएट कर दिया। तो क्या होता है कि PR के लिए आपको canada.ca के वेबसाइट में जाके, मतलब IRCC के वेबसाइट में जाके आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आपको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। आपको कोई भी एजेंट की किसी का भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग रजिस्टर करते हैं किसी भी वेबसाइट में अपने आप को, अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ देके, वैसे ही IRCC के वेबसाइट में जाके आपको आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है। और ये प्रोफाइल आप तब क्रिएट कर पाओगे जब आपका ECA जो सेकेंड स्टेप है, जो मैं बोलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपका सेकेंड स्टेप इज़ ECA, आपका थर्ड स्टेप इज़ IELTS। वो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, ECA का सर्टिफिकेट होगा, एक IELTS का सर्टिफिकेट होगा, उसमें एक यूनिक नंबर होगा। वो नंबर देके आपको आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो देने वाला हूँ। तो एनीवे, फॉर द टाइम बिंग लेट्स एज्यूम कि आपका प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने IRCC में अपना प्रोफाइल डाल दिया। तो जब वो प्रोफाइल आप डालोगे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन एंड आंसर होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन, मतलब उसमें क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी मेंबर्स यू आर माइग्रेटिंग टू कनाडा, ठीक है। आपका कितने फैमिली मेम्बर है। तो अगेन फैमिली मेम्बर में आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर और या पेरेंट्स, वो लोग नहीं आएगा। ओनली यू और योर स्पाउस एंड योर किड्स, ठीक है, दे आर योर इमीडिएट फैमिली मेम्बर। अगर आप सिंगल हो देन यू आर वन, ठीक है, आपका और किसी का डालने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे आपको बोला जाएगा कि आप कितना फंड लेके आने वाले हो कनाडा में। सो इस टाइम पे आप क्या करो, इस टाइम पे जो कनाडा का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप उसको डाल दो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास ऑलमोस्ट $50,000-60,000 मेरे पास हो गया था, जो भी मैंने एकोमोडेट किया था। तो मैंने $50,000-60,000 उसमें डिक्लेयर नहीं किया था, मैंने बस 24,000 इन लोगों का रिक्वायरमेंट है, मैंने 25,000 या 26,000 ऐसे डाल दिया था, ठीक है। $1-2,000 ज़्यादा देके आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, ठीक है। तो लेट्स से अगर आप $26,000 बोलते हो कि आपके पास है कनाडा आने के लिए, और जब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, तब मेक श्योर कि आप 26 लाख या उससे ज़्यादा जो भी है उसका डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। डजेंट मैटर कि आपने 26 लाख बोला तो आपको 26 लाख का ही डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आप 26 लाख या उससे ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज़ कि आपको प्रूफ ऑफ फंड के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। सो सबसे पहले आपको जो चाहिए, आपने जिस सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखा, ठीक है, वो 15 लाख, 16 लाख, 14 लाख जो भी पैसा रखा, उस अकाउंट का आपको डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या देना पड़ेगा, उस अकाउंट का आपका 6 महीने का स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगेन मैं इसलिए बोला कि आप अपना एक खुद का बैंक अकाउंट बस कनाडा PR के लिए डेडिकेटेड करना, ताकि उस अकाउंट में आप ज़्यादा लेन देन मत करो, ठीक है। उस अकाउंट में बस पैसा डालो, उस अकाउंट से ज़्यादा आपको मतलब पैसा उठाने की या उस अकाउंट से शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस दैट अकाउंट इज़ ओनली फॉर कनाडा PR, क्योंकि उसमें आपको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन अगर होता है तो आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, राइट। तो उसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपना एक खुद अकाउंट रखो, सेविंग्स अकाउंट, जिसमें आप बस पैसा रखने वाले हो, ये जो फंड अकाउंट है। तो आपका 6 महीने का स्टेटमेंट चाहिए, और बैंक से एक लेटर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। बैंक में जाकर आपको बोलना पड़ेगा, उसके एक सैम्पल कॉपी मैं दे दूँगा, मेरे इस वीडियो में मैं एक लिंक दे दूँगा, आप उस सैम्पल कॉपी को आप फॉलो कर सकते हो। और ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, मेरे सभी बैंक में मेरे अकाउंट है, तो मेरे सभी बैंक से मुझे ये लेटर मिला था, ठीक है। तो बेसिकली बैंक क्या करता है, बैंक का मैनेजर क्या करता है, वो अपने लेटर हेड में आपको ऑथोराइज करेगा, एक लेटर देगा आपको कि आपका एक अकाउंट उन लोगों के साथ है,
और उस अकाउंट में इतना ज़्यादा पैसा है और उस पैसे के ऊपर कोई लोन व कोई डेबिट नहीं है, वो पैसा टोटली फ्री ऑफ डेब्ट है। आप कभी भी किसी भी वक्त चाहो आप उस पैसे को उठा सकते हो। उसके साथ अगर हो सके तो वो लोग 6 महीने का जो एवरेज जो आपका बैलेंस है वो भी देगा। ये कोई बैंक देता है, कोई बैंक नहीं देता है। तो एवरेज बैलेंस अगर वो लोग मेंशन नहीं भी करते हैं, दैट्स ऑल्सो ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप 6 महीने का स्टेटमेंट दे रहे हो। बस 6 महीने के स्टेटमेंट में मेक श्योर कि वो पैसा जो है वो एवरेज आप मेंटेन करना। मतलब अगर 14 लाख है तो 14.5 लाख, 14,75,000, 14,90,000, 15 लाख, ऐसे वो इंक्रीज करेगा तो और सबसे अच्छा है। ठीक है, तो ये आपको बैंक से एक लेटर लाना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेटर आपको लाना पड़ेगा। वो बैंक दे देता है। ठीक है, मुझे आराम से दे दिया था। SBI बैंक भी दे देता है। SBI बैंक से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद टाइप करके बैंक के जो मैनेजर है उसको देना पड़ेगा। द रेफरेंस लेटर का जो फॉर्मेट है वो मैंने खुद टाइप करके मैंने उनको ईमेल करके दिया था। तो उन्होंने उसको वेरीफाई किया था, जो बैलेंस है, जो अकाउंट नंबर है, सब कुछ सही है नहीं है, वो वेरीफाई करके उन्होंने स्टैम्प दे के उसको साइन कर दिया था। मेक श्योर कि आपका जो रेफरेंस लेटर है उसमें स्टैम्प एंड उनका साइन होना ज़रूरी है, और वो लेटर हेड में होना चाहिए। लेटर हेड में वो बैंक का नाम होता है, एड्रेस होता है एंड फ़ोन नंबर भी होता है। ठीक है दोस्तों, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। आपको आपका जो सेविंग्स अकाउंट है, जिस बैंक में पैसा रख रहे हो, उसका रेफरेंस लेटर एंड 6 महीने का स्टेटमेंट आपको लाना पड़ेगा। सेकेंड, आपका सैलरी अकाउंट। आपका जिस बैंक के साथ आपका सैलरी अकाउंट है, आपका उस बैंक का भी एक रेफरेंस लेटर चाहिए, सेम रेफरेंस लेटर। लेकिन उसमें अगर एवरेज बैलेंस अगर आपका 0 भी है, डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि वो आपका सैलरी अकाउंट है, तो वो 100 भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन वो मेरा सैलरी अकाउंट में मैं पैसा उठा लेता था। ठीक है, तो वो कभी 0 भी होता था, कभी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख भी होता था, डजेंट मैटर। तो उसका भी 6 महीने का स्टेटमेंट और एक सिमिलर काइंड ऑफ रेफरेंस लेटर आपको लाना पड़ेगा। ये 2 हो गया बैंक से। उसके बाद भी अगर आपकी और भी सारा बैंक है, ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो दिखा सकते हो, दैट्स अप टू यू, वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, और एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपका काफ़ी सारा EMI है दोस्तों, मान लो आपका गाड़ी का EMI है, होम लोन है, पर्सनल लोन है, बहुत सारी लोन्स है, आप कोशिश करो वो सब लोन का जो EMI जो जिस अकाउंट से आता है, वो आपके सैलरी अकाउंट या जो आपका सेविंग्स अकाउंट जिसको आप शो करने वाले हो, उससे ना जाए। ठीक है, अगर उससे ना जाए देन इट इज़ गुड फॉर यू। क्योंकि मैं आपको बोलता हूँ क्यों, इसका रीज़न क्या है। नाउ मान लो आपने 15 लाख का आपने प्रूफ दिया कि आपके पास 15 लाख रुपया कैश में है। अभी 15 लाख में से मान लो आपके पास आपका एक गाड़ी का लोन चल रहा है, जो गाड़ी का लोन मान लो 20 लाख का एक लोन चल रहा है, एक पर्सनल लोन चल रहा है 10 लाख का, और एक होम लोन चल रहा है 50 लाख का। तो मार्केट में आपका डेप्ट कितना है दोस्तों? हाँ, आपका ऑलमोस्ट 1 करोड़, क्लोज टू 1 करोड़, राइट? आप उधार हो, लेकिन आपके बैंक के अकाउंट में 15-16 लाख या 20 लाख या 25 लाख आप दिखा दो, दैट्स मीन आपका पॉजिटिव इक्विटी नहीं है। ठीक है, वो एक क्वेश्चनेबल हो जाता है। वो तब केस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपका जो केस है उसको कंसिडर करे या ना करे। ठीक है, वो केस ऑफिसर को, मैं नहीं बोल रहा कि रिजेक्ट हो जाएगा, वो लोग आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, क्योंकि आपका इतना सारा उधर है, तो कनाडा आओगे तो आप वो उधर कैसे दोगे, और कनाडा आप किस पैसे से आओगे, तो वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो अगर आपका ऐसा लोन है, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि होम लोन जो है वो एसेट होता है। लेकिन फिर भी अगर आपका ऐसा लोन है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप उस लोन का जो EMI है जिस बैंक से आता है, आप उस बैंक को आप सेपरेट कर दो। मतलब अगर आपका सैलरी अकाउंट है या अगर आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट, जिस अकाउंट में आप पैसा रख रहे हो PR के लिए, आप उस अकाउंट से EMI मत काटो एटलीस्ट 6 महीने, क्योंकि आपका 6 महीने का स्टेटमेंट ज़रूरी है। ठीक है, 6 महीने का क्लीन स्टेटमेंट ज़रूरी है। अगर 6 महीने के अंदर वो अगर EMI शो ऑफ होता है, और अगर आपका केस ऑफिसर को अगर क्वेश्चन आता है दिल में, तो देन ही माइट आस्क यू क्वेश्चन, और अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा, एडवाइस करूँगा कि जितना हो सके उस स्टेज को अवॉइड करने के लिए, राइट? आपको एक्सप्लेन ना करना पड़े देन वो अच्छा है। ठीक है, वो बहुत ईजी होता है। अगर एक्सप्लेन करना होता है दैट्स ओके, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको अवॉइड करो। जितना एक्सप्लेन कम दो उतना अच्छा है आपके लिए। तो ये हो गया आपका बैंक अकाउंट। इसके बाद क्या है? इसके बाद जैसे मैंने बोला कि अगर आपका LIC पॉलिसी है या टर्म इंश्योरेंस है या कोई भी इंश्योरेंस अगर है, प्राइवेट इंश्योरेंस में भी अगर आपका कोई भी इंश्योरेंस है, तो आप उस इंश्योरेंस कंपनी से उसका जो सरेंडर वैल्यू है उस दिन का, जिस दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हो,
मैं एप्लीकेशन सबमिशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एप्लीकेशन आप बहुत पहले सबमिट कर सकते हो, आपके पास इन्विटेशन 6 महीने 8 महीने के बाद आ सकता है, जब भी आएगा, राइट। जब आप IRCTC को अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दे रहे हो, राइट, फॉर योर PR, उस दिन का मतलब उस टाइम फ्रेम का आप उस टाइम पे आप अपने जो भी टर्म इंश्योरेंस या जो भी पॉलिसी है, इंश्योरेंस का पॉलिसी जो भी है, आप उनको बोलो कि उस दिन का मतलब जिस दिन आप जिस दिन सबमिट कर रहे हो या उसके एक हफ्ता पहले या 1 महीने पहले, दैट इज़ ऑल्सो ओके, ठीक है। उस टाइम फ्रेम में उसका सरेंडर वैल्यू कितना है, अगर 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, वो भी आप इंक्लूड करो दोस्तों। मैं आपको बोलता हूँ आप इंक्लूड करो, ठीक है। वो काउंट होता है क्योंकि सरेंडर वैल्यू इज़ अ वैलिड, आप कभी भी उसको ले सकते हो। तो वो आपके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो आपने 15 लाख का बैंक अकाउंट दिखाया और लेट्स से आपने 5 लाख का अपनी LIC पॉलिसी दिखाया, सरेंडर वैल्यू। उसके बाद आपका जो प्रोविडेंट फंड है, अगर आपका PF अकाउंट एक्टिव है तो आपका PF अकाउंट का जो स्टेटमेंट है आप उसको भी डालो। अगर आपके PF अकाउंट में 10 लाख रुपया है, वो भी काउंट होता है दोस्तों, ठीक है। आप कोशिश करो कि PF, तो मैंने क्या किया था मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। तो PF ऑफिस से लेटर लेके आना, रेफरेंस लेटर लेके आना बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। मैंने देखा कुछ लोगों को बेंगलोर में, हैदराबाद में इन लोगों ने लिया, मैंने भी कोशिश किया था लेकिन मुझे नहीं मिला था क्योंकि मैंने कोविड टाइम पे मैंने कोशिश किया था। तो मैंने क्या किया था, अगर आपको नहीं मिलता आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ऑफिशियल मीन्स आपका पर्सनल जीमेल नहीं बोल रहा हूँ, आपका जो कॉर्पोरेट ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी से आप PF का जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को आप ईमेल करो। उसका ईमेल आईडी आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, इंडियन प्रोविडेंट फंड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप उसमें ईमेल करो और उस ईमेल में आप लिखो कि व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दैट रेफरेंस लेटर। आप उसमें लिखो कि दिस इज़ योर अकाउंट नंबर, ठीक है, दिस इज़ योर UCI नंबर, उसमें आपका इतना सारा पैसा ऑलरेडी जमा हुआ है और अभी आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो एंड कनाडा का जो भी PR है उसके लिए आपको एक रेफरेंस लेटर उन लोगों से ऑफिशियल चाहिए जो सर्टिफाई करेगा कि आपके पास इतना सारा पैसा है, ठीक है। तो वो आप अपने ईमेल में डिटेल में लिखो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो PF का जो अथॉरिटी होता है ये लोग आपको रिस्पॉन्स करता है। मुझे रिस्पॉन्स किया था 7 दिन या 10 दिन में मुझे रिस्पॉन्स किया था। मुझे कुछ तो लिखा था कि हम लोग ऐसे सॉफ्ट कॉपी नहीं दे सकते, अगर आपको कुछ चाहिए आप ऑफिस विजिट करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। बट सो दैट्स व्हेन दे एक्नॉलेज्ड, ओके, दे एक्नॉलेज्ड योर अकाउंट एग्जिस्ट, दैट इज़ व्हाट यू वांट। वो ईमेल आपको चाहिए, आप PF वाले को ईमेल करो, उन लोगों का एक्नॉलेजमेंट का आप वेट करो। जब उन लोगों का एक्नॉलेजमेंट आता है आप उस ईमेल का प्रिंट आउट कॉपी लो, ठीक है। साथ में आपका PF का जो भी बैलेंस है वो भी आपके अकाउंट से मिल जाएगा। आपका वो बैलेंस आप दो और 6 महीने का 6 महीने का स्टेटमेंट है, 1 साल का स्टेटमेंट आप दो PF में। मतलब आपके PF के अकाउंट में हर महीने में पैसा डिपॉजिट हो रहा है और कितना पैसा डिपॉजिट हो रहा है और आपका बैलेंस कितना है, तो वो भी काउंट होता है दोस्तों मेरे लिए, ठीक है। मेरे लिए वो काउंट हुआ था। तो मैंने ये किया था, मैंने बैंक का रेफरेंस लेटर दे दिया, मैंने टर्म इंश्योरेंस का रेफरेंस लेटर दे दिया, मैंने प्रोविडेंट फंड का रेफरेंस लेटर दे दिया। रेफरेंस लेटर मीन्स वो ईमेल दे दिया, साथ में स्टेटमेंट दे दिया, साथ में मैंने एक एक्सप्लेनेशन लेटर दिया था। एक एक्सप्लेनेशन लेटर में मैंने ऑफिसर को लिखा था, द डियर ऑफिसर, कि मेरा 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में मेरा इतना पैसा है, साथ में मेरा टर्म इंश्योरेंस है उसमें मेरा इतना पैसा है और PF अकाउंट में मेरा इतना पैसा है। और उस दिन का जो कैनेडियन कन्वर्सन रेट है, बैंक ऑफ कनाडा के वेबसाइट में जाके आप देखो उस दिन का कन्वर्सन रेट क्या है, रुपीज़ टू कैनेडियन डॉलर, राइट। तो उसको कन्वर्ट करके वो जो इक्विवेलेंट जो इंडियन रुपीज़ को आप कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करके उसको आप डाल के दो, ठीक है, उस एक्सप्लेनेशन लेटर में। तो क्या होगा कि जो केस ऑफिसर आपका जो केस देखेगा उसके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। वो आपका लेटर देखेगा, एक्सप्लेनेशन लेटर, एंड उस लेटर के हिसाब से वो देखेगा ओके दिस इज द डॉक्यूमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द टर्म इंश्योरेंस स्टेटमेंट, दिस इज द PF स्टेटमेंट, एंड देन वो उसको वेरीफाई करेगा। वो आपका केस बहुत ईजी होगा, आप वो उसको ईजिली आप रेफर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मैंने अपना फंड रिक्वायरमेंट मैंने सेटिस्फाई किया था दोस्तों, और मेरा बहुत अच्छे से हो गया था। मेरा प्रोविंशियल से भी हो गया था, मैंने नोवा स्कोशिया में भी मैंने दिया था ऐसे, और उसके बाद मैंने फेडरल गवर्नमेंट को भी मैंने ऐसे ही दिया, और मेरा इन बोथ द केसेस मेरा बहुत आराम से हो गया था, ठीक है। सो एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आपको थोड़ा सा फंड रिक्वायरमेंट के ऊपर मुझे बोलना था, एंड कनाडा PR के लिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप दोस्तों। अगेन आप जब भी PR प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, फंड से ही आपका PR प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है।
आपके अकाउंट पे आप फंड एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग लाइक प्रूफ ऑफ फंड, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, कैसे दे सकते हो, रेफरेंस लेटर कैसे हो सकता है, तो उसके ऊपर अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है आप लोग मुझे पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली मैं आप लोगों को आंसर करूँगा। एंड अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और भी बहुत सारा टिप्स एंड बहुत सारा वीडियोस में लेके आऊँगा ताकि आपका जो कनाडा का जो PR का जो जर्नी है वो ईजी हो। ठीक है, तो तब तक स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए एंड थैंक यू।